प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। युवाओं के लिए माई भारत नाम की संस्था बनाने का लिया गया निर्णय। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पीएम मोदी एक बार फिर बने विश्व के लोकप्रिय नेता। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी ने आंकड़े किए जारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दूसरे और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 9वें स्थान पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान उन्होंने महंत चांदनाथ योगी की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, हमारे देश में नाथ संप्रदाय का है अद्वितीय स्थान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कृषि मेले के समापन समारोह में की शिरकत। जनसंवाद कार्यक्रम में किया ऐलान, प्रदेश के बुजुर्गों को जल्द मिलेगी 3000 रुपये पेंशन। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवाओं की है, इसलिए माई भारत नाम की संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। इसका मकसद युवाओं में सेवा और कर्तव्य भाव का संचार हो सके। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां एक एकीकृत रूप से यहां युवाओं को भारत सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत, युवाओं को विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। वैश्विक सर्वेक्षण करने वाली कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग्स के साथ सूची में टॉप पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 77% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 38% रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 27% की रेटिंग मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ के सप्तम महंत पीर चांदनाथ योगी के 8 मान भंडारे पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महंत चांदनाथ योगी की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि हमारे देश में नाथ संप्रदाय का अद्वितीय स्थान है। नाथों द्वारा किए समाज सेवा के कार्यों की बदौलत हरियाणा ही नहीं पूरे देश में बाबा मस्तनाथ का मठ का अहम स्थान है। मठ ने आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थान भी बनाए। उन्होंने कहा कि महंत चांदनाथ राजस्थान में विधायक रहे, फिर अलवर से सांसद बने। इसी तरह बालकनाथ भी अलवर से सांसद बने और अब राजस्थान में विधायक बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। आदि गुरु की स्मृति में कान में कुंडल लगाकर वो परंपरा का वहन करता है। और नाथ संप्रदाय में 9 नाथों की परंपरा में इसी स्थान पर महंत चौरंगी नाथ से लेकर बाबा मस्तनाथ से लेकर यहां पर अब बालकनाथ जी तक कई संतों ने समाज सेवा के अनेक आयाम यहां घड़ने का काम किया है। और इसी के कारण आज इस मठ के प्रति पूरे पंथक में, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, एक श्रद्धा भाव का प्रादुर्भाव हुआ है। और इसके साथ साथ मठ ने आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण संस्थान भी बनाए और एक प्रकार से यज्ञ भी चालू किया।
उन्होंने एशियाई खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार 100 से ज्यादा पदक जीते। पीएम मोदी के खेलों के प्रति रुझान और उनकी नीतियों की बदौलत हर तरह के खेलों में 2014 के बाद भारत ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। इसमें खेलो इंडिया गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने G20 के सफल आयोजन को भी भारत के लिए गौरवपूर्ण बताया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित कृषि मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों, खाद, बीज की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल किसानों को नवाचार और तकनीक के बारे ज्ञानवर्धन के लिए कृषि मेला आयोजित किया जाता है। किसानों का उत्साह इस मेले के प्रति बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा को किसान प्रधान प्रदेश बताते हुए कहा कि किसानों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। सरकार भी किसानों को खेती और तकनीक के बारे जानकारी देने के साथ उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि ये किसान प्रधान प्रदेश है, तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। किसानों से फसल विविधीकरण अपनाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार भी किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। पानी की बचत करने की दिशा में धान के स्थान पर अन्य फसल बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। कुछ फसलों को भावांतर भरपाई के जरिए खरीदा जा रहा है। अभी बाजरे की फसल को हैफेड द्वारा 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है। सरकार किसानों को इस पर 300 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना का लाभ दे रही है। विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। किसान कई बार डरता था कि मैं फसल को दूसरी फसल बदल के बोना भी चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, खरीदेगा कौन। हमने घोषणा की है कि आप फसल की बुआई अगर फसल बदल करके कोई और बोएंगे, खरीदार और कोई हो ना हो, और हरियाणा सरकार और उसका जो है प्रबंध करेगी, फसल की खरीद करेगी। धान की बजाय आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा देंगे। आपको कोई डर ना लगे कि कहीं फसल कम ना हो जाए। 7,000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि SYL नहर पर हमारे हक पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहर का निर्माण अवश्य होगा। इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि SYL नहर बनेगी, SYL नहर बनेगी। अब इस SYL के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों के बेटे बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में हुए एशियन गेम्स में 30% मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के IG सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नागरिकों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 151 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन की समस्या का समाधान करने के लिए बिजली विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बिजली विभाग से कहा कि भविष्य में बिजली की लाइन के नीचे निर्माण नहीं होने दिया जाए। मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस की सहायता से दिव्यांगों को दिव्यांग जन सहायक उपकरण भी प्रदान किए।
उन्होंने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है। बुजुर्गों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी करके 3,000 रुपये किए जाएंगे। कमल गुप्ता जी ने हमको सड़कों की एक लिस्ट दी थी 26 करोड़ की। 14 सड़कें हैं, 19 किलोमीटर है, 27 करोड़ के लगभग ये है बनी। तो इसमें काफी पर काम शुरू हो गया है, कुछ का टेंडर अभी हो चुका है, काम अलॉट होना है तो बहुत छोटी छोटी सड़कें। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ लौरिया चौक से मिलगेट पुलिस चौक की लगभग 2.25 किलोमीटर है, ये 9-10 करोड़ रुपए की है। फिर जिंदल स्ट्रिप्स आरओबी की सर्विस रोड, मिलगेट से एयरपोर्ट चौक सर्विस रोड, आरओबी कैंप चौक से सब्जी मंडी, पुराना दिल्ली हिसार सुलखनी रोड पर पुराना डाबरा आरओबी, फिर पुराना NH65 हिसार शहर का आंतरिक भाग, फिर DHS रोड से हिसार रेलवे स्टेशन सड़क, फिर कैंप चौक से कैंप मोड़ सर्दन बाईपास, फिर पुराना NH65 हिसार शहर का आंतरिक भाग। मुख्यमंत्री ने 37 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हिसार से खानक और 8 करोड़ की लागत से बनने वाली हिसार से बालसमंद रोड के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 करोड़ रुपए की लागत की 14 सड़कों के टेंडर पहले ही हो चुके हैं, जिन पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना लाभप्रद सिद्ध हो रही है। हिसार विधानसभा क्षेत्र में 77,566 आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, जिनमें से 868 कार्ड धारकों ने 2 करोड़ 74 लाख राशि का इलाज करवाकर योजना का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। पलवल जिले में फसल अवशेष न जलाने के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने आज जिला सचिवालय परिसर में 2 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कृषि व किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल, SDO डॉक्टर मनजीत सिंह भी मौजूद रहे। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी जिले में पराली न जलाई जाए। पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। पलवल जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए 2 मोबाइल वैन चलाई गई हैं, जो गांव-गांव जाकर लोगों को यह संदेश देंगी कि पराली जलाने से निकलने वाला धुएं का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वाले किसान पर नजर रखी जा रही है और उनके चालान भी किए जा रहे हैं। 56 ऐसे केसेस आए थे जो पराली जलाने के, तो हम ये चाहते हैं पलवल जिले में इस बार कम से कम हमारा ये लक्ष्य है कि आज के दिन से बिल्कुल शून्य हो पराली जलाने का कोई भी केस। इसलिए हम गांव-गांव जाके मैसेज पहुंचाएंगे। हमने एक टीम भी गठित कर दिया, हर ब्लॉक में, हर गांव लेवल पे भी टीम गठित कर दिया, जो हमें सूचना देंगे अगर कोई पराली जलाता है। तो हमारे यहाँ चलानिंग का भी एक प्रावधान है, जिससे हम चालान कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, किसानों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास ऐसा केस ही ना आए कि हम कदम उठाए। और मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी पलवल जिले के सभी किसान भाइयों से कि ये पराली ना जलाएं। इससे सिर्फ लोगों का, उनका सभी के स्वास्थ्य का नुकसान होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। कृषि व किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली न जलाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गांव में शिविर लगाकर जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान पराली न जलाकर धान की फसल के अवशेषों का उचित प्रबंध करें, जिससे उनकी आर्थिक आय बढ़ सके। मानते हैं कि 60% हमारा धान हार्वेस्ट हो चुका है और ये जो वैन है सभी गांवों में जाके और ये प्रचार प्रसार करेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे। हमारे कर्मचारी भी इनके साथ रहेंगे और जागरूक करेंगे कि पराली न जलाएं। और अब तक पलवल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी तक 7 जो फास्टैग द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है, 7 जगह के, जिसमें 5 जगह हमने फाइन किया, 2 जगह में लोकेशन नहीं मिली है।
मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिरसा में छात्र छात्राओं द्वारा आज एक अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी विद्यार्थी अपने घर से मिट्टी लेकर आए और इस कलश में भरकर एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमार व अध्यापक राजकुमार, चमन भारती और अध्यापिका पूनम ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत जो कलश यात्रा निकाली गई, इस यात्रा का संदेश है कि हम सब एक हैं और सभी को यह एक सूत्र में बांधे हुए है। से अपने घरों से चावल और मिट्टी लाएंगे अलग अलग स्थानों से और वो कलश में डालेंगे। और उसके बाद यह यात्रा स्कूल प्रांगण में और आस पड़ोस में कलश यात्रा की जाएगी, जिसमें विभिन्न लोग भाग लेते जाएंगे और मिट्टी का योगदान देते जाएंगे। आज़ादी के 75वें वर्ष के जो अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक पहल की गई है, ये अमृत कलश यात्रा उसी के तत्वाधान के तहत एक अच्छी पहल है। ये हमारी उस सांस्कृतिक धरोहर और उस विरासत को दिखाती है जो सदियों से जो ऐतिहासिक रही है और भारत की पुरातन संस्कृति के गौरवमय इतिहास को भी दिखाती है। इस कलश यात्रा में शामिल हुई छात्रा निशा और साक्षी ने बताया कि सभी ने मिलकर कलश यात्रा निकाली है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा से पहले सभी छात्र छात्राएं अपने घर के आंगन की मिट्टी लेकर आए और इस कलश में डाली गई। सर, मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी भारतीयवासी को एक जैसे कलश में मिट्टी डाल के एक साथ किया गया, वैसे सारे भारतवासियों को भी एक साथ करना है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। कलश में मिट्टी डाली गई है अलग अलग प्रकार की, जिससे लोगों को यह संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मिट्टी को डालकर एक ही मिट्टी मिल जाती है, उसी तरह अलग अलग लोग सभी एक साथ मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान का ही असर है कि आज दूर दराज के गांव की महिलाएं भी अपनी सूझबूझ से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर समाज के उत्थान में योगदान दे रही हैं। मोरनी खंड की महिलाएं सैनिटरी नैपकिन बनाने का व्यवसाय कर रही हैं। इस योजना के लाभार्थी मधु ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 7 लाख का लोन लेकर जून 2021 में यह व्यवसाय आरंभ किया था। इसमें उन्हें 35% अनुदान भी मिला। इस व्यवसाय से उन्होंने न केवल स्वयं को सशक्त किया बल्कि 8 से 10 महिलाओं को भी रोजगार मुहैया करवाया। मैंने जून 2021 में सैनिटरी नैपकिन बनाने का कार्य अपना आरंभ किया। इस कार्य को शुरू करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत 7 लाख का ऋण लिया है। इस योजना में 7 लाख ऋण के साथ साथ हमें 35% सब्सिडी भी मिली है। इस कार्य को करते हुए मैंने खुद को तो सशक्त किया ही, और मैंने अपने साथ कम से कम 8 से 10 महिलाओं को भी जोड़ा है, जिसमें से कुछ महिलाएं मेरे साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। पिंजौर खंड के गांव बनोरी खुदाबख्श निवासी सुमन खेड़ा वाले गांव में बेकरी का व्यवसाय चलाती हैं। उन्होंने बताया कि वे हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 4 लाख का लोन लेकर व्यवसाय शुरू किया था। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ और इसके तहत मुझे 4 लाख का मैंने लोन लिया है PMEGPY का, और उसके तहत मैं अपना बेकरी प्रोडक्ट का काम शुरू किया। और ये 2021 में मैंने शुरू किया था ये, और उसके अभी मेरे साथ मेरे ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं और हम मिलकर काम अच्छा कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए महिलाएं बैंकों से कर्ज लेकर अपना रोजगार चला रही हैं और परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। साथ ही अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। कैथल जिले की महिलाओं ने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं ने कहा कि पहले वह बेरोजगार थी, लेकिन सरकार द्वारा चलाई गई लाभकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वे अच्छी आमदनी कमा रही हैं। महिलाओं ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपना सिलाई सेंटर और अन्य इसी तरह के ट्रेनिंग्स देने वाले सेंटर शुरू किए हैं। सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, हमने उस योजनाओं का लाभ उठाया और मैंने सबसे पहले एक सिलाई सेंटर खोला। उस सिलाई सेंटर के दौरान मैंने उन महिलाओं को भी सिलाई के लिए सीखने के लिए प्रेरित किया, जिससे जो भी महिला
मतलब कि जो अपना घर बार पर चलाने में सक्षम नहीं थी, उन्हें प्रेरित किया और उन्हें अपने साथ सेंटर पे लगाया ताकि वो भी अपने परिवार को चला सके। फिर आगे चलकर वो भी इस मुद्रा लोन जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ उठा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो आगे चलाया था, उसके बाद जो उनसे मेरे को प्रेरणा मिली, मैं आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने जैसे पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने आप को इतना आगे करा, अब मैंने अपनी सोसाइटी बनाई। उसके बाद हमने रेड क्रॉस के साथ मिलके अपना एक एमआर सेंटर खोला, जिसमें मतलब मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, बिल्कुल अपने शरीर से सक्षम नहीं है, जो बाल भवन के साथ मिलकर एक ड्रेसेस की वो खुले शोरूम खोला, जिसमें हमने औरतों को और बच्चों को एक काम दिया, मतलब औरतों को सिलाई का काम दिया, बच्चों को फ्री शिक्षा दी। अपने उसमें हमने जितना कर सकते थे हमने किया। चिरायु योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ पात्रों को उठाकर अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जीना चाहिए। इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमंत ने बताया कि चिरायु योजना का उद्घाटन नवंबर 2022 में किया गया था। इसके अंतर्गत जिला नू में 6,81,000 लाभप्रद थे, जिनमें से लगभग 3 लाख के करीब कार्ड बन चुके हैं। नोडल अधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। उद्घाटन नवंबर 2022 में किया था। इसके अंतर्गत हमारे जिला नू में लगभग 6,81,000 बेनिफिशियरी थे, जिसमें हमारे यहाँ पर लगभग 3 लाख के आसपास हमारे कार्ड बन चुके हैं। और अगर हम आयुष्मान प्रोग्राम की बात करें तो इसका जो टारगेट है हमारा लगभग 6200 के आसपास है, जिसमें अभी तक लोगों ने लगभग 130 फैमिली ने इसका लिए भी आवेदन किया। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा दी जाने वाली इस योजना का सभी लोग अब बढ़ चढ़कर फायदा उठाएं। इसमें सभी लोगों का फायदा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये प्रत्येक परिवार को एक वर्ष के लिए देना है और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आप सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं। नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर के कुछ अस्पतालों को इसमें चिन्हित किया गया है। डॉक्टर हेमंत ने कहा कि ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ऐसे में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह नजदीकी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर 2023 तक इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल खुला हुआ है। प्रॉब्लम होती है तो वो सूचीबद्ध अस्पताल है पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में, उन अस्पतालों में जाके वो अपना जो आयुष्मान का नंबर और आपका जो आयुष्मान की आईडी बनेगी या प्रिंट आउट या फिर कार्ड लेके उसको लेकर आप जाइए। उस हॉस्पिटल में जो सुविधा है उसमें जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। स्वयं अपने जगह पे www.chirayu-haryana.in पे जाकर स्वयं उसको चेक कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने किसी भी नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर इसकी अपने जो राशि का भुगतान कर सकते हैं। मॉनसून में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 10 जुलाई से बंद कालका शिमला रेल मार्ग को फिर से शुरू कर दिया गया है। आज रेलवे ने 4 ट्रेनों को इस रूट पर रवाना किया। अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि जुलाई में बारिश से लैंडस्लाइड के कारण 352 जगह प्रभावित हुई थी। हमारे कर्मचारियों और इंजीनियर ने उसे रिस्टोर कर रूट बहाल किया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से 3 ट्रेनें चलाई गई थी, जिन्हें बढ़ाकर कल 5 कर दिया जाएगा। इस रूट के बहाल होने से सैलानियों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। सेक्शन जो कि फ्लैश फ्लड्स के कारण मानसून में 10 जुलाई के आसपास जो बंद हो गया था, उसे बड़े वॉर फुटिंग पे हमारे इंजीनियर्स, हमारे रेलवे कर्मचारियों ने मेहनत से उसे रिस्टोर किया है। लगभग 552 लोकेशंस थी, 352 लोकेशंस थी जो इफेक्ट हुई थी और सभी को रिस्टोर कर दिया गया है, इंक्लूडिंग जो एक हमारा हेरिटेज आर्क ब्रिज था शिमला के पास, उसे भी रिस्टोर किया गया है बहुत ही कम समय में। और 2 अक्टूबर से ट्रेन यातायात भी उस पर बहाल कर दी गई। इनिशियली उसमें 3 ट्रेनें चलाई गई, फिर उसे बढ़ाकर हमने 4 ट्रेनें की हैं और अब 5वीं ट्रेन आज या कल से मान के चलें आप हिमालय क्वीन जो है
जो कि कालका शताब्दी को से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी हिमाचल के लिए, शिमला के लिए, उसे भी रिस्टोर कर दिया जाएगा। रोहतक में आयोजित हुई उच्च राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप में भिवानी जिले के गांव बामला की सीनू, ज्योति व निशा ने जूडो में अपने अपने भार वर्ग में मेडल हासिल किया है, जिनका भिवानी पहुंचने पर सिद्धपीठ जहरगिरी आश्रम में सम्मान किया गया। इस अवसर पर जूडो कोच ने बताया कि रोहतक में आयोजित कुराश सीनियर स्टेट लेवल चैंपियनशिप में खिलाड़ी सीनू ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान व ज्योति ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किए। वहीं निशा ने 44 किलोग्राम भार वर्ग तृतीय स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। उन्होंने बताया कि तीनों खिलाड़ी 20 से 22 अक्टूबर को यूपी राज्य के सहारनपुर में आयोजित होने वाली नेशनल कुराश चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। वहीं विजेता खिलाड़ियों ने कहा कि इस जीत पर उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है और कड़ी मेहनत से नेशनल में गोल्ड लाने के लिए वे तैयार है तथा मेडल जीतकर अपने माता पिता व गांव और जिले का ही नहीं बल्कि देश व प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। ओके जी। फर्स्ट स्थान हासिल किया है। ज्योति ने 44 केजी में प्रथम स्थान हासिल किया है और निशा ने 44 केजी में तृतीय स्थान हासिल किया है। जो अभी ये 20 से 22 अक्टूबर को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल खेलेंगे। वहाँ पे फर्स्ट आने के बाद हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन होना। जो बच्चे नेशनल में प्रथम आएंगे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें उम्मीद ही नहीं, आशा है कि हमारी दोनों गुड़िया प्रथम स्थान हासिल करके वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से भाग लेंगी। मैंने रोहतक में स्टेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं आज ये सहारनपुर यूपी में नेशनल खेलने जाऊँगी। वहाँ पे भी जाना, गोल्ड मेडल लेके आना। वहाँ पे भी आगे लालच ये है कि मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में आगे गोल्ड लेके आऊँगा। मेरे माता पिता का नाम रोशन करूँगी और मेरे रोजी का। 8 अक्टूबर को रोहतक में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी कुराश में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं अब इसके बाद मेरी 20 से 22 अक्टूबर को सहारनपुर यूपी में नेशनल लेवल चैंपियनशिप होनी है, जिसमें मैं अपने देश व अपने गुरुजनों का नाम रोशन करूँ और अपने माता पिता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों के उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने के मकसद से और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें प्रेरित करने के लक्ष्य से आयोजित किया गया था। जीते गए कुल 107 पदक एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। हमारे युवाओं को आपके द्वारा मैं सतर्क करना चाहता हूं। आप हमारे युवाओं को सतर्क करें, क्योंकि आप सभी विजेता हैं और सही रास्ते पर जाकर के आप इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो गलत रास्ते पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात मानेगा और इसलिए आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप नशीली दवाओं के हानिकारक जो प्रभाव है उसके बारे में भारत की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी है। पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों के इतिहास रचने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि खिलाड़ियों ने आने वाले पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। पीएम ने नारी शक्ति के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। देश में खेल और खिलाड़ियों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम ने खेलो इंडिया अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बहुत से नाम इसी अभियान से निकले हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।